हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavarsir.com में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 6 जैव प्रक्रम को समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हमने अध्याय 6 से बनने वाली सभी संभावित जोड़ियों को यहाँ पर शामिल किया है। ब्लूप्रिंट के आधार पर इस अध्याय में से 5 अंकों की एक जोड़ी अवश्य पूछी जाएगी। क्योंकि हमारे लिए एक एक अंक बहुत कीमती है, इसलिए हम इस अध्याय से 5 अंकों की तैयारी अवश्य करेंगे। तो यहाँ इस अध्याय में जितनी भी संभावित जोड़ियाँ बन सकती हैं उन्हें समझाकर आपको दिखाया गया है। कुल 14 जोड़ियाँ हमने इस वीडियो में शामिल करी हैं, जिसमें से पहले या फर्स्ट वीडियो में 7 जोड़ियाँ और दूसरे वीडियो में बची हुई 7 जोड़ियों को शामिल किया है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अवश्य देखें, समझें, ताकि आपके 5 नंबर की तैयारी पूरी तरीके से हो सके। चलिए, इस अध्याय की पहली महत्वपूर्ण सही जोड़ी आपके सामने आ रही है। अगर आप इस जोड़ी को गौर से देखें तो स्तंभ आ में कुछ अंगों के नाम लिखे हुए हैं। ये मानव शरीर में मिलने वाले अंग हैं: अमाशय, फेफड़े, हृदय, वृक्क, वृषण तथा अंडाशय। हमें बताना है कि ये अंग हमारे शरीर के किस तंत्र का हिस्सा हैं। तो इन अंगों की पहचान करने के लिए हम आपके सामने कुछ फोटोज लेकर आएंगे, जिससे आप आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन सा अंग किस अंग तंत्र का भाग या हिस्सा है। लीजिए, हमारे सामने एक अंग तंत्र आ गया है। ये पाचन तंत्र है, जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने का काम करता है। इसी में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर अमाशय लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि अमाशय हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा है। ये दूसरा तंत्र जो हमारे शरीर में पाया जाता है, यह है श्वसन तंत्र, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में और खून के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा CO2 को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इसमें हमसे पूछा गया है फेफड़े, और देखिए आपको यहाँ पर एक जोड़ी फेफड़े दिखाई दे रहे हैं, दायां और बायां फुफ्फुस, जो कि वक्षीय गुहा के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार फेफड़े हमारे श्वसन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पर देखिए एक और तंत्र हमारे सामने आ गया है, इसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं, जो हृदय, रुधिर नलिकाओं तथा रुधिर से मिलकर बना होता है। इस परिसंचरण तंत्र का कार्य है रुधिर के माध्यम से महत्वपूर्ण पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना तथा उत्सर्जी पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं से एकत्र करना। यहाँ तक कि ऑक्सीजन और CO2 के परिवहन का काम भी इस परिसंचरण तंत्र के द्वारा किया जाता है। यहाँ इस परिसंचरण तंत्र का जो मुख्य अंग है, जिसे हम पंपिंग मशीन भी कहते हैं, ये पंपिंग मशीन बीचों बीच दिखाई दे रही है, ये हमारा हार्ट या हृदय है। इस प्रकार हृदय परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये एक और तंत्र जो हमारे शरीर में पाया जाता है। हर तंत्र का अपना एक विशेष कार्य होता है। ये उत्सर्जन तंत्र है, जो रुधिर को छानकर रुधिर के उत्सर्जी हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। इसमें अगर आप सबसे ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको एक जोड़ी या 2 वृक्क अर्थात किडनियां दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार वृक्क हमारा उत्सर्जन तंत्र का एक अंग है। वृषण और अंडाशय के बारे में बताना है तो देखिए, ये मानव ऊपर का जो चित्र है, ये मानव का प्रजनन तंत्र है, और यहाँ पर दिखाए गए हैं वृषण, जो शुक्राणुओं तथा नरलिंग हार्मोन्स का निर्माण करते हैं, जो प्रजनन में भाग लेंगे। इसी प्रकार नीचे मादा जनन तंत्र दिखाया गया है, जिसमें एक जोड़ी अंडाशय आपके सामने दिख रहे हैं, जिनका काम है मादा युग्मक अंडाणु और मादा लिंग हार्मोन्स को बनाना। इस प्रकार वृषण तथा अंडाशय प्रजनन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, जो प्रजनन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो हमने जाना कि कौन सा अंग किस तंत्र का हिस्सा है। चलिए, दूसरी जोड़ी हमारे सामने आ गई है। इस जोड़ी को गौर से देखें तो स्तंभ आ में कुछ पदार्थों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे प्रकाश, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल। आप जानते हैं कि ये चारों ही पदार्थ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले मूलभूत कच्चे पदार्थ हैं। हमें बताना है कि ये कच्चे पदार्थ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कहाँ से प्राप्त करते हैं। चलिए, आसान कर देते हैं हम जोड़ी मिलाना आपके लिए। यहाँ पर एक चित्र आ रहा है। ये चित्र पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रदर्शन है। अगर आप देखें तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्चे पदार्थों में से पहला कच्चा पदार्थ या महत्वपूर्ण पदार्थ प्रकाश चाहिए। ये प्रकाश पौधों को दिन के समय सूर्य से प्राप्त होता है। तो प्रकाश जो स्रोत है वो है सूर्य। उसके बाद दूसरा
जो पदार्थ चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए वो है पानी, वाटर, H2O। ये जड़ों के द्वारा मृदा में से अवशोषित कर लिया जाता है और जाइलम के द्वारा पहुंचा दिया जाता है पत्तियों की प्रत्येक कोशिका तक, जहां इसका प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग होता है। इस प्रकार पानी पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 कह रहे हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाला दूसरा महत्वपूर्ण पदार्थ है। यही कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होकर कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज में बदल जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। दिन के समय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में मिलने वाले रंध्र अर्थात स्टोमेटा खुल जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से वायुमंडल में से ले लिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है वायुमंडल से। और चौथा महत्वपूर्ण चीज जो प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है वो है क्लोरोफिल अर्थात हरित वर्णक या हरित वर्णक, जो सामान्यतः हरी पत्तियों में या पत्तियों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो हरित वर्णक हरित लवक के अंदर पाया जाता है जो हरी कोशिकाओं में मौजूद है। तो इस प्रकार क्लोरोफिल पत्तियों में होता है। ये चारों पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी हैं और बनते हैं दो महत्वपूर्ण पदार्थ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। पहला उत्पाद है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च के रूप में पत्तियों में और पौधों के अन्य अंगों में संग्रहित कर लिया जाता है। और दूसरा जो उत्पाद है वो है ऑक्सीजन या प्राणवायु, जो हमारी श्वसन के लिए अनिवार्य है। चलिए हमारे सामने तीसरी जोड़ी आ रही है। यहां पर भी आप देखें स्तंभ आ में तो कुछ ऊतकों और अंगों के नाम दे रखे हैं। ये पादप ऊतक और पादप अंग हैं जो पौधों में पाए जाते हैं। हमें इन ऊतक और अंगों के कार्यों के बारे में लिखना है कि कौन सा ऊतक या अंग पौधों में क्या कार्य करता है। लीजिए हमारे सामने एक चित्र आ गया है। ये चित्र हमें इन अंगों के कार्यों के बारे में समझा देगा। जैसे सबसे पहले स्तंभ आ में लिखा हुआ है रंध्र। रंध्रों का क्या कार्य है? आप जानते हैं पत्तियों की ऊपरी और निचली सतह पर सामान्यतः द्विबीजपत्री पत्तियों की निचली सतह पर छिद्रयुक्त संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये पौधों में जमा आवश्यकता से अधिक पानी को भाप के रूप में अर्थात जलवाष्प के रूप में बाहर निकाल देते हैं। इस क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो स्टोमेटा का काम हुआ पानी को भाप के रूप में बाहर निकालना अर्थात वाष्पोत्सर्जन। इसके अलावा ये गैसीय विनिमय का भी काम करते हैं। श्वसन के लिए जरूरी गैस ऑक्सीजन और प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं रंध्रों के द्वारा वायुमंडल से ली जाती है। जाइलम, जाइलम देखिए, जाइलम एक संवहनी ऊतक है जो पौधों के जड़, तनों तथा पार्श्व शाखाओं में पाया जाता है। जाइलम का काम है जल को जो जड़ों के द्वारा अवशोषित किया गया है उसे नीचे से ऊपर अर्थात गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर हर कोशिका तक पानी को पहुंचाना। यहां पर लिखा हुआ है जाइलम टिश्यूज कैरी वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स अप फ्रॉम रूट्स। इस प्रकार ये पानी और खनिज लवणों को नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो ये हुआ हमारा जाइलम का काम। आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, जा से जाइलम और जा से जल। जो जल के संवहन का काम करे वो जाइलम। अब आता है फ्लोएम। फ्लोएम भी एक संवहनी ऊतक है। ये पौधों में बनने वाले भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पत्तियों में बनने वाले भोजन को पौधों के अन्य अंगों में पहुंचाता है। ये पत्तियों में बनने वाले भोजन को नीचे से ऊपर फलों में संग्रहित करने के लिए पहुंचाता है। ये पत्तियों में बनने वाले भोजन को ऊपर से नीचे जड़ों में संग्रहित करने के लिए पहुंचाता है। तो फ्लोएम एक ऐसा संवहनी ऊतक है जो भोजन अर्थात फूड को दोनों दिशाओं में संग्रहित करने के लिए पौधों के अन्य अंगों में पहुंचाता है। फा से फ्लोएम और फा से फल। जो फल अर्थात भोजन का संवहन करे वो संवहनी ऊतक फ्लोएम है। उसके बाद आती है पत्ती। पत्ती के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पत्ती पौधे का वह अंग है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तथा ग्लूकोज बनाकर उसे स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। तो पत्ती का कार्य हो गया प्रकाश संश्लेषण। और पुष्प, पुष्प के बारे में आप जानते हैं, पुष्प पौधे का प्रजनन अंग है जहां पर लैंगिक प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। तो पुष्प के सामने आ जाएगा प्रजनन। तो इस प्रकार हमने पौधे के ऊतक और अंगों के कार्यों के बारे में जाना। हमारी चौथी जोड़ी हमारे सामने आ गई है। इसमें अगर आप स्तंभ आ को देखें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पोषण दिए गए हैं। स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, परजीवी तथा मृतोपजीवी और कीटभक्षी पोषण। तो यहाँ पर पोषण यह भोजन को ग्रहण करने की विभिन्न विधियों के प्रकारों के बारे में लिखा हुआ है। हमें बताना है कि इस प्रकार का पोषण किन जीवों में देखने को मिलता है, किन जीवों में पाया जाता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वपोषी पोषण से।
स्वपोषी का मतलब होता है स्वयं, पोषी का मतलब है पोषण, अर्थात स्वयं अपना पोषण कर लेना, अर्थात स्वयं अपना भोजन बना लेना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसे हम स्वपोषी पोषण तथा पौधों को हम स्वपोषी जीव कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण किसमें पाया जाता है? उत्तर में आ जाएगा सही जोड़ी में इसके सामने हरे पौधे या पादप। चलिए, विषम पोषी पोषण। विषम, विषम का मतलब होता है दूसरों से, स्वयं भोजन नहीं बना पा रहे हैं ये जीव, तो ये जीव दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस चित्र में आपको सब भली भांति दिख रहा है। ऊपर दिए गए हैं स्वपोषी जीव अर्थात पौधे, और नीचे जितने भी जीव आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब विषम पोषी हैं, जो एक दूसरे को खाकर भोजन प्राप्त करते हैं। पहली लाइन में शाकाहारी जीव हैं जो पौधों से भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद वाली लाइन में मांसाहारी जीव हैं जो शाकाहारी जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और अंतिम लाइन में आप देखें अपघटक हैं जो इन शाकाहारी, मांसाहारी और पौधों के मरने के बाद उनको अपघटित कर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। इन तीनों से भोजन प्राप्त करने वाले अपघटक कहलाते हैं। तो इस प्रकार पौधों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जीव विषमपोषी होते हैं। तो हम देख लें हमारी तालिका में क्या दिया गया है। विषमपोषी आ जाएगा जंतु एवं समस्त प्राणी। परजीवी पोषण क्या है? परजीवी अर्थात पर यानी दूसरे, जीवी यानी आश्रित रहना। कुछ जीव ऐसे हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं और उनको बिना मारे, उनको बिना खाए, उनसे लगातार पोषण प्राप्त करते रहते हैं। तो ऐसे पोषण को परजीवी पोषण, और इन जीवों को हम परजीवी जीव कहते हैं। देखिए उदाहरण है अमरबेल का। अमरबेल एक लता वाला पौधा है, दुर्बल तने वाला पौधा है, जो पोषक पौधे के चारों ओर लिपट कर अपने चूसकांगों के माध्यम से पोषक पौधे से पोषण प्राप्त करता रहता है, भोजन पानी ग्रहण करता रहता है। तो इस प्रकार, और यहाँ पर एक और उदाहरण दिया गया है जोंक या लीच का। ये पानी में, कीचड़ में पाया जाने वाला एक एनालिडा अर्थात एक जंतु है जो जानवरों तथा मनुष्यों के शरीर से चिपक कर आसानी से उनका ब्लड चूस लेता है, सक कर लेता है। इसी प्रकार मच्छर, खटमल इत्यादि भी परजीवी हैं जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, उनको बिना मारे, उनको बिना खाए उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो परजीवी पोषण में हमारे सामने आ जाएंगे जोंक, अमरबेल इत्यादि। मृतोपजीवी पोषण अर्थात मृत सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करना मृतोपजीवी पोषण कहलाता है। और मृतोपजीवी पोषण करने वाले जीव होते हैं कवक, जिसे हम फंगस, फफूंद इत्यादि भी कहते हैं। यहाँ पे एक कुकुरमुत्ते का चित्र बना हुआ है। कुकुरमुत्ता भी एक प्रकार की फंगस है जो सामान्यतः मृत सड़े गले पदार्थों पर उगता है, या तो ये गोबर के ढेर पर उगाता है, या ये लकड़ियों के ऊपर जो पौधों से अलग कर दी गई हैं, पौधों की मरी हुई छाल पर, या हमारी डबल ब्रेड या रोटी पर उगता है और उससे पोषण प्राप्त करता है। कैसे पोषण प्राप्त करता है? तो ये फंगस या फफूंद एंजाइम्स को अपनी कोशिकाओं से बाहर निकाल देते हैं। ये एंजाइम्स कोशिका से बाहर पदार्थों को पचाते हैं, उन्हें जटिल से सरल, ठोस से तरल पदार्थों में बदल देते हैं। उसके बाद इनमें मिलने वाले, कवक में मिलने वाले पतले पतले तंतु, जिन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं, वो इन सरल पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं। तो इस प्रकार फफूंद अपने शरीर से बाहर सड़े गले पदार्थों को पचाकर पोषण प्राप्त करते हैं। तो मृतोपजीवी पोषण में आ जाएंगी समस्त फफूंदें, शामिल है कुकुरमुत्ता। कीटभक्षी पोषण, कुछ जीव नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट पतंगों का भक्षण करते हैं, उन्हें आहार या भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कीटों को पकड़ने के लिए इनकी पत्तियां विभिन्न आकारों में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे कलश पादप की पत्ती कलश के आकार की हो जाती है, यूट्रिक्लेरिया की पत्ती ब्लैडर नुमा हो जाती है, ड्रोसेरा की पत्ती पंजे की तरह हो जाती है, और संड्यू में ओस की बूंदों के समान चमकीली रसीली बूंदें पाई जाती हैं। जब कीटे इनकी ओर आकर्षित होते हैं तो ये कीट पतंगों को पकड़कर पचाकर उनसे नाइट्रोजन प्राप्त कर लेती हैं। तो इस प्रकार कीटभक्षी पोषण पाया जाता है कीटभक्षी पादपों में। जैसे आप किसी भी पौधे का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, कलश पादप, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, संड्यू इत्यादि। तो हमने देखा कि स्तंभ आ में दिए गए पोषण के प्रकार स्तंभ बा में दिए गए किस जीव में पाए जाते हैं। चलिए हमारे सामने अगली और महत्वपूर्ण जोड़ी आ गई है, नंबर 5। गौर से देखें स्तंभ आ को। पहले आप हर जोड़ी के स्तंभ आ को अच्छे से समझ लिया करें, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें स्तंभ आ में दी गई बातों को स्तंभ बा के किन
बिंदुओं से मिलाना है। जैसे स्तंभ आ में मैंने पढ़ा, भोजन का शरीर के बाहर पाचन, भोजन का रिक्तिकाओं में पाचन, भोजन का आहार नाल में पाचन, जीवों को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करना। अर्थात यहाँ पर भोजन को पचाने के अलग अलग तरीके दिए गए हैं। हमें बताना है कि इस प्रकार से भोजन का पाचन किस जीव में पाया जाता है। जैसे भोजन का शरीर के बाहर पाचन, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया, इसके पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था कि कवक और फफूंद मृत सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। यहां देखिए डबल ब्रेड पर एक फफूंद लग रही है। ये फफूंद और इस फफूंद की कोशिकाएं पाचक रसों को बाहर निकाल देती हैं। ये पाचक रस उस मृत पदार्थ को पचाते हैं और फिर पचे हुए तरल पदार्थों को अपने द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। तो जहां जहां पर देखिए इनके राइजॉइड्स हैं, जहां जहां पर इन्हें पदार्थ पचा दिया है वहां पर गड्ढे बन गए हैं। तो फफूंद कोशिकाओं के अंदर नहीं बल्कि कोशिकाओं से बाहर पदार्थ को पचाकर फिर उसे ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार भोजन का शरीर से बाहर पाचन देखने को मिलता है मृतोपजीवी प्राणियों जैसे कवक इत्यादि में। भोजन का रिक्तिकाओं में पाचन, तो यहां पे देखें आप, भोजन को पचाना है लेकिन कहां पचाना है? रिक्तिकाओं या फूड वैक्यूल्स या खाद्य धानियों के अंदर। तो जितने भी एक कोशीय प्राणी हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, तथा जो सरल बहुकोशीय प्राणी हैं जिनमें ऊतक स्तर का संगठन नहीं पाया जाता, जिनमें अंग तथा अंगतंत्र नहीं पाए जाते, जैसे पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा वर्ग के प्राणी, ये भी अपने भोजन को, देखें अमीबा क्या कर रहा है, अपने भोजन को कोशिकाओं के अंदर लेते हैं खाद्य धानी में, और फिर इन कोशिकाओं के अंदर मिलने वाला कोशिका अंग लाइसोसोम इन खाद्य धानियों से जुड़कर ग्रहण किए गए भोजन को पचाता है। तो पहले भोजन को रिक्तिकाओं में लिया जाता है और फिर रिक्तिकाओं के अंदर, कोशिका में रिक्तिकाओं के अंदर उस भोजन को पचाया जाता है। तो इस प्रकार का पाचन एक कोशीय जीवों में देखने को मिलता है। अगला है भोजन का आहार नाल में पाचन। अब जितने भी जटिल बहुकोशीय जीव हैं, सिलेंट्रेटा वर्ग के बाद वाले समस्त प्राणी, एनालिडा अर्थात आप केंचुए से शुरू कर दीजिए तो सबसे विकसित मनुष्य तक, इन सभी बहुकोशीय जीवों में शरीर के अंदर एक आहार नाल पाई जाती है जिसमें से होकर भोजन गुजरता है। तो यहां पर मनुष्य की आहार नाल दिखाई गई है। ये देखिए भोजन इस आहार नाल के अंदर से होकर जब गुजरता है तो ग्रंथियों के द्वारा बनने वाले पाचक रस तथा इस आहार नाल की दीवारों में बनने वाले पाचक रस इन जटिल भोजन को पचाकर सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रकार आहार नली के अंदर अगर भोजन पच रहा है तो इस प्रकार का जो पाचन है वो देखने को मिलता है समस्त जटिल बहुकोशीय जीवों में। इसमें मनुष्य भी आ सकता है और केंचुआ भी आ सकता है और अन्य सभी जीव भी आ सकते हैं। जीवों को बिना मारे उनसे पोषण, तो जितने भी परजीवी हैं, ऊपर के चित्र में अंतः परजीवी दिखाए गए हैं जो मनुष्य तथा दूसरे अन्य जीवों के शरीर के अंदर आहार नाल, यकृत, अग्नाशय तथा कई दूसरे अंगों और रुधिर में पाए जाते हैं। तथा नीचे दिखाया गया है ये एक बाह्य परजीवी है जो सामान्यतः जानवरों, चौपाए जानवरों की त्वचा पर चिपका हुआ रहता है और शरीर के बाहर से ही खून सक कर लेता है। तो इस प्रकार शरीर के अंदर और बाहर मिलने वाले परजीवी जीव को बिना मारे उससे सतत लगातार पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार का पोषण परजीवी जीवों में देखने को मिलता है। चलिए पांचवी, अगली जोड़ी छठी हमारे सामने आ गई है। स्तंभ आ में दिया गया है पोषण के अलग अलग चरण। हमें मिलाना है कि स्तंभ आ में दिया गया कार्य पोषण के किस चरण में संपन्न होता है। हम सभी जानते हैं कि पोषण के 5 चरण होते हैं जिन्हें क्रमशः हम अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण कहते हैं। तो इन 5 चरण में से प्रत्येक चरण में कौन सी घटना घटित होती है, पोषण के इन 5 चरण में से किस चरण में क्या क्रिया संपन्न होती है, हमें उस क्रिया को पोषण के उस चरण से मिलाना है। स्तंभ आ में क्रिया है, स्तंभ बा में पोषण के अलग अलग चरण हैं। तो हम मिलाने से पहले एक चित्र के माध्यम से पहले से भली भांति समझ लें। तो पोषण के हमारे सामने 5 चरण हैं, हम एक एक करके देखेंगे किस चरण में क्या होता है। सबसे पहला चरण है अंतर्ग्रहण, जिसे हम इंजेशन भी कहते हैं। अर्थात पोषण का वह चरण जिसमें भोजन को या भोजन के जटिल पदार्थों को, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को हम आहार नलिका के अंदर लेते हैं, अंतर्ग्रहण कहलाता है। दूसरा पोषण का चरण है पाचन। इसके बाद हम क्या करते हैं, आहार नाल के अंदर ही भोजन के जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में बदल दिए जाते हैं। यह क्रिया कहलाती है पाचन। और ये 2 प्रकार से होती है। एक होता है भौतिक पाचन, जिसमें अमाशय और आहार नाल की दीवारों में होने वाली मंथन तथा क्रमानुकुंचन गतियां भोजन को तोड़कर लुगदीनुमा संरचना में बदल देती हैं। दूसरा है केमिकल पाचन, जो बनने वाले एंजाइम्स के द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में जल अपघटित कर दिया जाता है।
तो इस प्रकार आहार नलिका के अंदर भोजन का भौतिक और रासायनिक रूप से पाचन होता है। तीसरा चरण है हमारा अवशोषण। क्षुद्रांत्र तक आते आते अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत तक आते आते भोजन पूरी तरीके से पच जाता है, सरल पदार्थों में या एकलक इकाइयों में बदल जाता है। अब ये सरल पदार्थ क्षुद्रांत्र या छोटी आंत की दीवारों के द्वारा अवशोषित होकर रुधिर और लसिका में पहुंचा दिए जाते हैं। इसके लिए क्षुद्रांत्र या छोटी आंत की दीवारों में रसांकुर या उंगलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें हम विलाई भी कहते हैं। इससे अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और सरल पदार्थ आसानी से अवशोषित होकर रुधिर नलिकाओं और लसिका वाहिनियों में पहुंचा दिए जाते हैं। तो इस क्रिया को हम कहते हैं अवशोषण। उसके बाद आता है स्वांगीकरण। अब भोजन के सरल पदार्थ रुधिर और लसिका में आ गए हैं। रुधिर और लसिका लगातार बहता है और बहकर इन सरल पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देता है। कोशिकाएं उन सरल पदार्थों का उपयोग करती हैं। तो इस प्रकार सरल पदार्थों को रक्त और लसिका के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना स्वांगीकरण है। अंतिम चरण है बहिष्करण। ये देखें आप, हमारे भोजन में कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिन्हें हम नहीं पचा पाते, जैसे सेल्यूलोज, जिसे हम फाइबर या रफेज भी कहते हैं। तो ये अनपचे पदार्थों को बाद में मल के रूप में मल में बदलकर विष्ठा में बदलकर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है एनस या गुदा के द्वारा। यह क्रिया बहिष्करण कहलाती है। तो इस प्रकार हमने पोषण के पांचों चरणों को चित्र के माध्यम से देखा। अब आप आसानी से हर क्रिया को उसके चरण से मिला सकते हैं। तो पहला है भोजन को आहार नाल में लेना, अंतर्ग्रहण। दूसरा है भोजन के वृहद अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना, आहार नाल के अंदर, जिसे हम पाचन कहते हैं। तीसरा है पचित भोज्य पदार्थों को आंत की दीवारों द्वारा अवशोषित कर रुधिर में पहुंचाना, ये क्रिया अवशोषण है। उसके बाद सरल पदार्थों का रुधिर द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचना स्वांगीकरण है, तथा बिना या अनपचे पदार्थों का मल के रूप में शरीर से बाहर निकालना बहिष्करण है। तो इस प्रकार हमने पोषण के पांचों चरणों को समझा। तो यहां पर आप जोड़ी तो बनाना सीख ही रहे हैं, साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर और अध्याय का रिवीजन भी कर रहे हैं। अंतिम सातवीं जोड़ी हमारे सामने आ गई है। सातवीं जोड़ी के स्तंभ आ में देखें, यहां पर कुछ पाचक रसों के नाम लिखे हुए हैं, कुछ एंजाइम्स के नाम लिखे हुए हैं। हमें बताना है कि यह पाचक रस या यह एंजाइम किस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। तो सबसे पहले हम देख लें हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो आप बता सकेंगे कि किस ग्रंथि द्वारा कौन सा एंजाइम्स स्त्रावित होता है। ये देखिए, हमारे शरीर में कुल 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो आहार नाल के बाहर होती हैं, जिनमें से एक है लार ग्रंथि जो मुख गुहा के चारों ओर पाई जाती है, दूसरी है यकृत या लीवर, तीसरी है पेंक्रियाज या अग्नाशय। यह आहार नाल के बाहर हैं। इसी के साथ साथ कुछ ग्रंथियां आहार नाल के अंदर भी होती हैं, जैसे हमारे अमाशय की दीवारों में पाई जाती है अमाशयी ग्लैंड या अमाशयी ग्रंथियां। इसी प्रकार हमारी छोटी आंत क्षुद्रांत्र की दीवारों में भी कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम ब्रूनर्स ग्रंथियां भी कहते हैं। तो इस प्रकार 3 ग्रंथियां आहार नाल के बाहर और अमाशय तथा छोटी आंत की दीवारों में 2 ग्रंथियां हैं। तो इन 5 ग्रंथियों से कौन कौन से रस निकलते हैं ये हमें बताना है। तो आप चित्र को वापस से देखें। सबसे पहले लिखा हुआ एमाइलेज या टाइलिन। देखें ऊपर ही ऊपर लार ग्रंथि के द्वारा एमाइलेज या टाइलिन हार्मोन्स निकलता है, जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को पचाता है। उसके बाद पेप्सिन तथा रेनिन। पेप्सिन तथा रेनिन देखिए, यहां पर आप देखेंगे अमाशय की दीवारों के द्वारा निकलने वाले हार्मोन्स में शामिल है पेप्सिन तथा रेनिन, जो अम्लीय माध्यम में भोजन के प्रोटीन को पचाता है। उसके बाद है पित्तरस। पित्तरस किससे स्त्रावित होता है? तो जो यकृत या लीवर है, इसके द्वारा बनने वाले रस को सबसे पहले पित्ताशय के अंदर इकट्ठा किया जाता है। अर्थात यकृत से कोई पाचक रस निकलता है तो वो सीधे आहार नाल में नहीं आता, उसे पहले पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। फिर पित्ताशय के संकुचन के बाद वे रस आहार नाल या छोटी आंत में पहुंचकर वसा का इमल्सीकरण करते हैं, भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो लीवर आ सकता है यहां पर पित्तरस में, या आप पित्ताशय भी लिख सकते हैं। तो हमने यकृत लिख दिया। ट्रिप्सिन देखिए, एक और हमारी महत्वपूर्ण ग्रंथि है अग्नाशय या पेंक्रियाज। इससे भोजन के सभी जटिल पदार्थों को पचाने वाले एंजाइम्स निकलते हैं, जिसमें से एक एंजाइम्स का नाम है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। तो ट्रिप्सिन स्त्रावित करने वाली ग्रंथि हुई अग्नाशय। आंत्रीय लाइपेज, वही बात मैं फिर कह रहा हूं, हमारे आंत की दीवारों में भी कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स में से एक हार्मोन्स है आंत्रीय लाइपेज। अगर यहां पर सिर्फ लाइपेज लिखा होता तो लाइपेज अग्नाशय ग्रंथि से भी निकलता है, तो वहां पे आएगा अग्नाशयी लाइपेज। लेकिन यहां आंतरीय लाइपेज लिखा है, तो इससे आप समझ जाइए कि यह हार्मोन्स आंत के द्वारा स्त्रावित होता है। तो विभिन्न हार्मोन्स के नाम
और उनको स्रावित करने वाली ग्रंथियों को हमने उनसे मिला दिया। इस प्रकार हमने इस वीडियो में 7 महत्वपूर्ण जोड़ियों को समझा। ये सभी संभावित जोड़ियां हैं जो परीक्षाओं में आ सकती हैं। कृपया आप इन्हें अपने अन्य विद्यार्थियों को अवश्य शेयर करें तथा हमारे इसी के दूसरे भाग को भी अवश्य देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मित्रों, स्वागत है